नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। कर्नाटक की 224 सीट में से 136 पर कांग्रेस को मिला विशाल बहुमत। वोट शेयर में भी 4 से 5% की वृद्धि। बेंगलुरु से दिल्ली तक जश्न का माहौल। कर्नाटक के रण में बीजेपी को 40 सीट का नुकसान। 104 के मुकाबले 64 सीट पर सिमटी पार्टी। वोट शेयर में मामूली गिरावट। मुंबई ने कहा हार की होगी समीक्षा। किंगमेकर बनने का जेडीएस का भी टूटा सपना। कल हो सकती है कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बैठक में चुना जाएगा नेता, लेकिन हाईकमान लेगा सीएम पद के नाम पर आखिरी फैसला। यूपी के सभी 17 नगर निगम में होंगे बीजेपी के महापौर। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कब्जा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बीजू जनता दल की जीत। वहीं यूपी के रामपुर में बीजेपी गठबंधन ने तोड़ा आजम खान का किला। बेहद तेज चक्रवाती तूफान मोखा के कारण हाई अलर्ट पर बांग्लादेश। कल बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचेगा मोखा। एहतियात के तौर पर कॉक्स बाजार एयरपोर्ट की सेवाएं बंद। और आईपीएल के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ के सामने रखा 183 रन का लक्ष्य। वहीं दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स के साथ होगा मुकाबला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 224 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस को करीब 56 सीट का जबरदस्त फायदा हो रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने यहां सत्तारूढ़ दल बीजेपी को पछाड़ते हुए 136 सीट पर जीत का परचम लहरा दिया है, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 80 सीट पर जीत हासिल हुई थी और वोट शेयर करीब 38% था। इस चुनाव में 44% वोट शेयर। कांग्रेस के वोट शेयर में भी 4 से 5% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स में जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे उन सभी में कांग्रेस की जीत दिखाई जा रही थी और नतीजे भी वैसे ही आए हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में उन सभी को धन्यवाद दिया है जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में भाजपा का समर्थन किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में बीजेपी और भी ज्यादा जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर जहां कांग्रेस राज्य में दमदार जीत की ओर बढ़ रही है, वहीं उनके बेटे प्रियांक ने चित्तापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी जहां जहां राज्यों के चुनाव होंगे वहां कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की तरह चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं
तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार पार्टी की जीत से बेहद खुश हैं, बल्कि वो थोड़ी देर के लिए भावुक भी नजर आए। उन्होंने पार्टी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। शिवकुमार के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर खुशियां मनाई और खूब पटाखे फोड़े। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. कांग्रेस के दिग्गज नेता और एक जमाने में राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके सिद्धारमैया भी पार्टी के प्रदर्शन से खुश हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले ही भरोसा था कि पार्टी 130 सीट से ज्यादा पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी वुड गेट अराउंड 130 सीट्स। That was my assessment of the situation in the state. Almost it comes true. We may cross 130 also. It's a big victory to Congress party. तो कर्नाटक की जीत से कांग्रेस गदगद है। यहाँ के पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया जीत के जश्न में डूबे हैं। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। लेकिन इसका फैसला कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगा। माना जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक हो सकती है और उसमें ही फैसला लिया जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधायक दल जो भी फैसला करे उस पर आखिरी मुहर हाईकमान की लगेगी। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चला रहे बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई का बयान आया है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उनकी पार्टी चुनावी परिणामों की समीक्षा करेगी। कर्नाटक की जनता की जो निर्णय है हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं। और ये जो डिबैकल है मैं खुद उसका जिम्मेदारी लेता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को इन नतीजों से निराश होने की जरूरत नहीं है। विक्ट्री एंड डिफीट आर नॉट न्यू टू भारतीय जनता पार्टी। Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength.
party workers need not to be panicked by these results. We'll introspect about the party's setback. We'll give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. I want to thank the voters of the Karnataka state. केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक में भाजपा की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे ने कहा है कि लोकतंत्र में हार जीत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार की है और अब विपक्ष के नाते लड़ेंगे। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया है एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। हमारा टारगेट है 2024 में मोदी जी को 26 सीट हम लाएंगे। बात कर लें जेडीएस की तो देवीगौड़ा और कुमारस्वामी की मेहनत इस बार रंग नहीं लाई। जेडीएस को इस चुनाव में खासा नुकसान हो गया है। पिछले चुनाव में जेडीएस को 35 सीट मिली थी, जबकि इस बार वो 20 सीट पर सिमट रही है। कर्नाटक की हाई प्रोफाइल सीट रामनगरम से कुमारस्वामी परिवार को करारा झटका लगा है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल को कांग्रेस प्रत्याशी एचए इकबाल हुसैन ने 10,715 मतों से हरा दिया है। एक दौर था जब लगभग हर चुनाव में जेडीएस को किंग मेकर की भूमिका में देखा जाता था, पर अब वो भ्रम भी टूट गया है। जेडीएस ने इस बार बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतरने का फैसला किया, जिसका खामियाजा शायद वो भुगत रही है। हालांकि पार्टी जरूर इसकी समीक्षा करेगी। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें रामपुर की स्वार विधानसभा सीट और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट दोनों पर भाजपा के सहयोगी अपना दल एस ने जीत दर्ज की है। 96 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपना दल उम्मीदवार रिंकी कौल ने जीत हासिल की है। अंतिम चरण की मतगणना में रिंकी कौल 9,589 मतों से विजयी हुई। 96 सीट पर अपना दल से रिंकी कौल और सपा से कीर्ति कौल के बीच अहम मुकाबला था। 96 सीट 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल एस के पास रही। ये सीट अपना दल एस के विधायक राहुल प्रकाश कौल के निधन से खाली हुई। और वहीं रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी अपना दल एस ने जीत दर्ज की है। अपना दल ने ये सीट सपा से छीनी है। स्वार सीट से अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने 8,724 मतों से जीत हासिल की है। अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी का मुकाबला सपा की अनुराधा चौहान के साथ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई। इसके चलते यहां उपचुनाव हुआ। वहीं ओडिशा के झारसुगड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में बीजू जनता दल की दीपाली दास जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार टंकाधर त्रिपाठी को 48,721 वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार तरुण पांडे को केवल 4,496 वोट मिले। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव की। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों पर हुए चुनाव के परिणाम के लिए वोटों की गिनती जारी है। राज्य में 2 चरणों में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों के पद पर चुनाव कराए गए। ताजा रुझानों में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन से वार्ड काउंसलर तक समाजवादी, बसपा और कांग्रेस को रौंद दिया है। 17 की 17 नगर निगम में बीजेपी के महापौर बनने जा रहे हैं।
वहीं बीजेपी को यूपी में मिल रही प्रचंड जीत के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ के पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई गई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जीत भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को 2 उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के लिए मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए उनका आभार जताया। मैं उत्तर प्रदेश के दोनों विधानसभा उपचुनाव के मतदाताओं के प्रति 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 559 जो हमारे नगर पंचायतें, 544 नगर पंचायतें हैं, इनके सभी मतदाताओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन कर्मियों को इस वर्ष हज पर जाने वाले 2.25 लाख यात्रियों को चिकित्सा और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों के लिए हज गाइड भी जारी की। कहा कि पहले हर बार एक ही डेपुटेशन हज यात्रा पर जाती थी, लेकिन इस बार नए लोगों को भेजने की कोशिश की जा रही है। अक्सर ये देखा गया है कि जब डेपुटेशनर्स जाते हैं तो विशेषतः रिपीट डेपुटेशनर्स जाते हैं। हमने कोशिश की कि आज तक जिसको जिम्मेदारी नहीं मिली उसको पहली बार ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिले। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस वर्ष 4300 से अधिक महिलाएं महरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की हज यात्रा की लागत को कम करने पर ध्यान दे रही है। हम इस बात को और इस जज्बे को समझते हैं कि एक महिला का बिना महरम के जाना अपने आप में एक निजी निर्णय है। चंद महिलाएं पहले जाती थी। दिस ईयर द लार्जेस्ट कंटिंजेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ विमेन विदाउट महरम आर गोइंग टू हज। 4,314 women are going only for this year's Hajj, which makes your responsibility even more special. जम्मू और कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सुबह सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। सेना के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी के नज़दीक एक क्वाड कॉप्टर उड़ाकर आतंकवादियों की मदद करने की क्वाड कॉप्टर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। क्वाड कॉप्टर पर भारतीय सेना के जवानों ने गोलीबारी की और आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बेहद तेज चक्रवाती तूफान मोखा के चलते बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। इस तूफान के रविवार को
बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचने की संभावना है। इसके चलते बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एयरपोर्ट की सेवाओं को शनिवार सुबह से रविवार शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही बांग्लादेश की नेशनल यूनिवर्सिटी और 5 बोर्ड की परीक्षाओं को भी अभी के लिए टाल दिया गया है। बांग्लादेश के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने शनिवार के बुलेटिन में कॉक्स बाजार और चट्टोग्राम के बंदरगाहों को भी ग्रेट डेंजर सिग्नल नंबर 8 जारी रखने को कहा है। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज सुबह तक चक्रवात मोखा चट्टोग्राम बंदरगाह से 815 किलोमीटर और कॉक्स बाजार से करीब 745 किलोमीटर दूर था। एम्स के डॉक्टरों ने फिर करिश्मा कर दिया है। प्रसव के दौरान एक बच्चे की गर्दन की टूटी हड्डी को उसकी मां की हड्डी निकालकर जोड़ दिया और करीब 1.5 साल के बच्चे को नया जीवन दिया है। दावा किया जा रहा है कि देश में पहली बार इतने छोटे बच्चे में बिना मेटल यानी धातु के इम्प्लांट लगाया गया है। इससे पहले अमेरिका में इस तरह हड्डी की सर्जरी की गई। एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि मेरठ के एक अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे की रीढ़ और गर्दन की हड्डी में चोट लग गई थी। जन्म के समय बच्चा 4.5 किलोग्राम का था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद मई 2022 में उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। यहां पता चला कि गर्दन की टूटी हड्डी से नीचे दबाव पड़ रहा था। इससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने सर्जरी का फैसला किया। डॉक्टरों को सर्जरी में करीब 15 घंटे लगे। इसके बाद बच्चा 11 महीने तक एम्स में ही भर्ती रहा। 10 महीने तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद बच्चे को 1 महीने न्यूरो रिहैब में रखा गया। बुधवार को इस बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बच्चे के इलाज में डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर जीपी सिंह, डॉक्टर राकेश लोढ़ा, डॉक्टर शेफाली गुलाटी, डॉक्टर अशोक जरियाल समेत कई डॉक्टर शामिल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय के साथ साझेदारी में नीदरलैंड के शहर हेग में भारतीय दूतावास और जल प्रबंधन और नीदरलैंड सरकार ने G20 बीच क्लीन अप का आयोजन किया। नीदरलैंड में भारत के राजदूत रीनत संधू ने कहा कि महासागरों का सतत विकास के लिए समुद्री कचरे की समस्या पर ध्यान देना और इस दिशा में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। नीदरलैंड सरकार का प्रतिनिधित्व अफ्के वैन रीजन ने किया। द हेग में समुद्र तट की सफाई अभियान करने की भारत की वैश्विक पहल का इसे हिस्सा माना जा रहा है। ये भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत फोकस क्षेत्रों में से एक है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। तुर्की में कल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। इस बार के चुनाव में तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रसेप तैयप अर्दोआन के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अर्दोआन तुर्की में पिछले करीब 20 साल से सत्ता में हैं। अर्दोआन पहले प्रधानमंत्री पद पर रहे और बाद में उन्होंने संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति की शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी की और खुद राष्ट्रपति पद संभाला। लेकिन इस बार अब तक के अनुमानों के मुताबिक उनके प्रतिद्वंद्वी केमाल किलिकडारोग्लू एर्दोआन को इस बार कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। केमाल 6 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के नेता हैं। हाल ही में राष्ट्रपति पद के 4 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने केमाल को समर्थन देते हुए अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। वहीं चुनाव से पहले विदेशों में रह रहे तुर्की के नागरिकों के करीब 18 लाख वोट
पोस्टल बैलेट के जरिए तुर्की पहुंच चुके हैं। श्रीलंका की संसद ने मौजूदा सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शी बनाने के लिए अवेसुमा कल्याण योजना को मंजूरी दी है। श्रीलंका के वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा प्रणाली उन लोगों को सहायता प्रदान करने में विफल रही है जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है। इसमें लाभार्थियों का एक समूह, जिनमें से कई लोग आर्थिक तौर पर मजबूत थे, वो भी योजना का लाभ उठा रहे थे। लेकिन नई योजना में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस योजना से गरीब तबकों को मदद प्राप्त होगी। सरकार को नई योजना के तहत लगभग 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी निवर्तमान अधिकारियों को WFI के संचालन में किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ का यह फैसला जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी जो कुश्ती संघ के हर दिन के कार्य पर नजर रख रही थी। यही कमेटी आने वाले समय में WFI का चुनाव भी कराएगी। और आइए अब बात करते हैं IPL की। प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज इंडियन प्रीमियर लीग मैच में जीत दर्ज करके पंजाब किंग्स के समीकरणों को बिगाड़ने की कोशिश करेगी। दिल्ली ने अभी तक 11 मैचों में केवल 4 मैच जीते हैं और अगर वो अपने बचे हुए तीनों मैच में जीत भी दर्ज करता है तब भी उसके 14 अंक होंगे, जो कि शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। पंजाब किंग्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उसके 11 मैचों में 5 जीत से 10 अंक हैं और उसे प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए अपने बाकी बचे तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।